नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एयर टाइम से यू जीके में। दोस्तों, प्रयोगशाला सहायक भूगोल विषय का ये चैप्टर है दोस्तों, हमारे चैप्टर नंबर 32वां। इससे पहले दोस्तों हम 31 चैप्टर में जो कि थे दोस्तों हमारे 11th क्लास की ज्योग्राफी की दोस्तों जो तीनों बुक है हमारी, उसमें से थे ये चैप्टर। और दोस्तों इसको हम पूरी व्याख्या के साथ कंप्लीट कर चुके हैं। आज दोस्तों हमारे जो 12th की हमारे पहली बुक है, आपके दो बुक हैं यानी 3 बुक है। प्रायोगिक भूगोल, ये जो मानव भूगोल के मूल तत्व, भारत जनसंख्या हूँ, ये जो आपकी अर्थव्यवस्था है ये। और दोस्तों इसकी जो पहली बुक है हमारी यानी 12th की पहली बुक मानव भूगोल के जो मूल तत्व है, ये दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में स्थित बेल आइकन को दबा लें ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलते रहें। तो बिना देरी के दोस्तों शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। अब दोस्तों ये प्रश्न आपके जो हमने 11th में जो जिसकी चर्चा कर ली दोस्तों 11th में, उसकी दोस्तों आज हम चर्चा नहीं करेंगे, यानी इस चैप्टर में दोस्तों उसकी चर्चा नहीं करेंगे। जो आपके खास खास टॉपिक बनते हैं और रिपीट पर्सन भी बनते हैं दोस्तों हमारे 11th क्लास से, उसकी दोस्तों हम चर्चा नहीं करने वाले। जो खास खास है उसकी दोस्तों आज हम इसमें चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न दोस्तों हमारे जियोग्राफी शब्द कहाँ से आया है, इसकी भी दोस्तों हम लगभग चर्चा कर चुके हैं हमारे प्रश्न चैप्टर में पहले। तो दोस्तों ये आया आपके ग्रीक भाषा के। कहाँ से दोस्तों? ग्रीक भाषा के। तो ऑप्शन अ है दोस्तों इसका सही उत्तर। और इसकी भी दोस्तों हमने चर्चा की थी कि इरेक्टोस्थेनीज ने जियोग्राफिया शब्द का दोस्तों उपयोग किया था, जियोग्राफिया का मतलब क्या होता है, आदि आदि दोस्तों हम चर्चा कर चुके हैं। तो चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है दोस्तों हमारे कि आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता माना जाता है। दोस्तों आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता माना जाते हैं दोस्तों फ्रेडरिक रेटजेल को। किसको माना जाता है दोस्तों? फ्रेडरिक रेटजेल को। और इनका संबंध था दोस्तों जर्मनी से, यानी कि ये आपके जर्मन भूगोलवेता थे। क्या थे दोस्तों? जर्मन भूगोलवेता। और दोस्तों 18वीं शताब्दी में, कौन सी? 18वीं शताब्दी में मानव भूगोल का उद्भव माना जाता है। तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इनका संबंध था दोस्तों जर्मनी से। और ऐसे प्रश्न पूछ के भी दोस्तों हमें फंसा सकता है कि इनमें से कौन से भूगोलवेता है जिनका संबंध जर्मनी से था। तो इनके देश के बारे में थोड़ा दोस्तों ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर है दोस्तों हमारे ऑप्शन अ, यानी कि मानव भूगोल के जन्मदाता किन्हें माना जाता है? ये माना जाता है दोस्तों हमारे फ्रेडरिक रेटजेल को। तो ऑप्शन अ दोस्तों इसका सही उत्तर है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों हमारे एंथ्रोपो जियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एंथ्रोपो जियोग्राफी पुस्तक के लेखक है दोस्तों हमारे फ्रेडरिक रेटजेल। कौन है दोस्तों? फ्रेडरिक रेटजेल। ये दोस्तों हमारे मानव भूगोल के जिन्हें जन्मदाता माना जाता है। इन्होंने दोस्तों इसमें मानव भूगोल की परिभाषा को समझाया है। तो अ ऑप्शन दोस्तों इसका हमारे सही उत्तर है, यानी एंथ्रोपो जियोग्राफी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके पुस्तकों आदि में से आपके भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है दोस्तों हमारे फ्रेडरिक रेटजेल। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों हमारे चौथा प्रश्न कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। उपयुक्त कथन किसने कहा? यानी जो मानव भूगोल की ये परिभाषा दी है दोस्तों, ये किसके द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है दोस्तों आपके फ्रेडरिक रेटजेल द्वारा। किसके द्वारा दी गई है दोस्तों? फ्रेडरिक रेटजेल द्वारा। अब दोस्तों ये परिभाषाएं थी आपके नियतिवादी। कौन सी थी? नियतिवादी, या जिसे निश्चयवाद भी कह सकते हैं। यानी कि ये जो भूगोलवेता थे ये थे आपके नियतिवादी या निश्चयवादी भूगोलवेता फ्रेडरिक रेटजेल। अब प्रश्न बनता है दोस्तों कि नियतिवादी या फिर दोस्तों
निश्चयवादी किन्हें कहते हैं या किसे कहते हैं? तो दोस्तों ऐसे भूगोलवेता जिन्होंने दोस्तों प्रकृति को प्रभावी माना। किसको प्रभावी माना दोस्तों? प्रकृति को प्रभावी माना। और दोस्तों मानव को प्रकृति का दास बताया। नियतिवादी भूगोलवेताओं ने मानव को दोस्तों किसका? प्रकृति का दास बताया। यानी कि जो भी हमें दोस्तों प्राप्त होता है वह दोस्तों प्रकृति से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है दोस्तों? प्रकृति से हमें प्राप्त होता है। एक थे दोस्तों आपके संभववाद। कौन से? संभववाद भूगोलवेता। अब इन्होंने दोस्तों क्या कहा? इन्होंने मानव को प्रभावी माना। किसको? मानव को प्रभावी माना। यानी इन्होंने जो विचारधाराएं दी इसमें दोस्तों मानव को प्रभावी माना। अब इन्होंने दोस्तों मानव को क्यों प्रभावी माना? क्योंकि दोस्तों अगर प्रकृति किसी भी प्रकार से परिवर्तित होती है तो मानव को दोस्तों समय के साथ अपने आप में परिवर्तन करना पड़ेगा। यानी कि जब गर्मी होगी तो दोस्तों एसी, कूलर मानव दोस्तों प्रकृति को अपने अनुसार दोस्तों चला सकता है। यानी एयर कंडीशनर के माध्यम से या फ्रिज के माध्यम से गर्मी का प्रभाव यानी प्रकृति का प्रभाव दोस्तों अपने ऊपर मानव नहीं पड़ने देगा। तो ये थी दोस्तों आपके संभववादी। और दोस्तों कहें उदाहरण से समझें तो जैसे सर्दियों में दोस्तों गीजर या फिर हीटर आदि का दोस्तों यानी प्रकृति का सामना मानव कर सकता है। तो ये थी आपके संभववादी। अब एक थी दोस्तों आपके नव नियतिवादी। कौन सी? नव नियतिवादी। अब इसमें दोस्तों प्रकृति व मानव दोनों के सामंजस्य पर बल दिया। यानी इस विचारधारा के भूगोलवेताओं ने मानव और दोस्तों प्रकृति दोनों के दोस्तों सामंजस्य पर बल दिया। यानी दोस्तों मानव को प्रकृति के अनुसार चलना पड़ेगा। यानी जिस प्रकार प्रकृति चलती है उसी प्रकार दोस्तों मानव को चलना पड़ेगा। यानी सामंजस्य दोनों को, प्रकृति व मानव को दोस्तों सामंजस्य रखना पड़ेगा। तो ये थी दोस्तों आपके नवनियतिवादी विचारधारा के भूगोलवेता जिसको हमने समझा। पहला था दोस्तों नियतिवादी, दूसरा था हमें संभाववादी और तीसरा था दोस्तों हमने हमारे नवनियतिवादी। और इस प्रश्न का हमारे दोस्तों उत्तर है कि मानव भूगोल मानव समाजों के धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी जो मानव भूगोल है मानव को का समाज और दोस्तों धरातल यानी मानव समाज का मतलब क्या हो गया दोस्तों? मानव ने समाज किससे चलता है? मानव से। और धरातल का संबंध किससे है दोस्तों? आपके प्रकृति से। यानी दोस्तों इसमें प्रकृति को प्रभावी माना है। यानी धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यही है दोस्तों आपके मानव भूगोल। अब दोस्तों हमने हमारी जो बुक थी उसमें दोस्तों जो हमारे 11th की जो पहली बुक थी भौतिक भूगोल, उसमें हमारे प्राकृतिक जो कारक थे उसका दोस्तों हमने अध्ययन किया। यानी भू आकृतिक जो कारकों का अध्ययन किया वो क्या दोस्तों हमने मानव भूगोल के भौतिक भूगोल के अंतर्गत। और मानव भूगोल में दोस्तों हम मानव के तथ्यों का अध्ययन करेंगे। यानी मानव की जनसंख्या, मानव के द्वारा की गई कृषि और अर्थव्यवस्था आदि का दोस्तों उस मानव भूगोल में हम अध्ययन करेंगे। तो ये परिभाषा दोस्तों आपके फ्रेडरिक रेटजेल द्वारा दी गई। ऑप्शन अ दोस्तों इसका सही उत्तर है। और ये थी दोस्तों आपके, अगर ये विचारधारा पूछे हमें प्रश्न में तो ये थी दोस्तों नियतिवादी। कौन सी विचारधारा थी? नियतिवादी। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है कि आसानी से आपको समझ में आया होगा। अगला है दोस्तों हमारे कि मानव भूगोल चंचल, मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अब ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो ये परिभाषा दी गई दोस्तों किसके द्वारा? ये दी गई आपके एलन सैंपल द्वारा। किसके द्वारा? एलन सैंपल द्वारा। और
इनका संबंध था दोस्तों आपके अमेरिका से। किससे था दोस्तों? अमेरिका से। ये अमेरिका की भूगोल वेता थी। तो ऑप्शन ब होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों कि संभववादी विचारधाराएं प्रकट करने वाले भूगोल वेत्ता हैं। अब संभववादी दोस्तों विचारधाराओं की हमने चर्चा की थी कि संभववादी का मतलब क्या होता है। इस प्रकार के भूगोल वेत्ताओं ने दोस्तों किसको? मानव को दोस्तों प्रभावी माना है। इन्होंने बताया कि मानव के द्वारा ही प्रकृति चलती है। मानव दोस्तों अपने अनुसार प्रकृति को ढाल सकता है। ये थे आपके संभववादी विचारधाराएं प्रकट करने वाले भूगोल वेत्ता। तो इनमें से दोस्तों कौन है जो आपके संभववादी विचारधारा प्रकट वाले भूगोल वेत्ता थे? तो ये थे दोस्तों आपके अल्बर्ट डिमांजिया। कौन थे दोस्तों? अल्बर्ट डिमांजिया। और इनका संबंध था दोस्तों फ्रांस से। किससे था दोस्तों? फ्रांस से। ऑप्शन स है दोस्तों हमारे इसका सही उत्तर। और इन्होंने यानी संभववादी में दोस्तों बताया कि मानव को प्रकृति का दोस्तों क्या बताया? स्वामी बताया। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि नवनियतवाद या नवनिश्चयवाद विचारधारा प्रकट करने वाले भूगोल वेत्ता थे। अब नवनियतवाद क्या है दोस्तों? पहले तो हमने चर्चा की थी नियतिवाद, जिसमें किसको? प्रकृति को प्रभावी माना है। दूसरी की थी दोस्तों हमने यानी पिछले प्रश्न में चर्चा की थी, इसमें किसको? इसमें मानव को दोस्तों प्रभावी माना है। और नवनियतिवाद में दोस्तों प्रकृति व मानव दोनों के सामंजस्य पर दोस्तों बल दिया, यानी प्रकृति व दोस्तों मानव दोनों को दोस्तों इसमें प्रभावी माना है। किसमें? नवनियतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा में। तो ये दोस्तों नवनियतिवाद विचारधारा वाले थे आपके इसमें से ग्रिफिथ टेलर। और इनका संबंध था दोस्तों आपके अमेरिका से। किससे? अमेरिका से। किससे संबंध है दोस्तों इनका? यानी ग्रिफिथ टेलर का। ये है दोस्तों आपके अमेरिका से। अब दोस्तों नवनियतिवाद के अनुसार मानव को किसको? मानव को प्रकृति के अनुसार। किसके अनुसार? प्रकृति के अनुसार चलना चाहिए। किसके अनुसार चलना चाहिए मानव को? प्रकृति के अनुसार। और इसमें दोस्तों रुको और जाओ, रुको और जाओ विचारधारा नाम बताया। क्या बताया? रुको और जाओ, यानी कि प्रकृति के आदेश के अनुसार कार्य करो। प्रकृति के आदेश के अनुसार कार्य करो। ये है आपके नवनीतिवाद की विचारधारा। और रुको और जाओ विचारधारा अगर पूछे दोस्तों तो ये कौन सी है? आपके नवनियतिवाद की विचारधारा। और इसको प्रकट करने वाले भूगोलवेत्ता है आपके ग्रिफिथ टेलर। और दोस्तों इनका संबंध है कहाँ से? अमेरिका से। तो ऑप्शन अ है दोस्तों इसका सही उत्तर। उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा होगा। यानी पहले हमने पढ़ा था नियतिवाद या निश्चयवाद, जिसमें प्रकृति को प्रभावी माना। दूसरा हमने पढ़ा दोस्तों संभववाद, इसमें दोस्तों मानव को प्रभावी माना। और तीसरा दोस्तों हमने पढ़ा नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद, इसमें प्रकृति व मानव के सामंजस्य पर दोस्तों बल दिया। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों प्रश्न कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान शामिल है। तो ये कथन किसके द्वारा दिया गया? उपयुक्त कथन या ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो ये दी गई दोस्तों आपके विडोल डी ब्लांस द्वारा। तो ये ऑप्शन में ऑप्शन आपके इसका सही उत्तर है। और ये दोस्तों आपके संभववादी थे, संभववादी विचारधारा वाले थे। इसमें किसको माना है प्रभावी? इसमें मानव को प्रभावी माना है। तो ऑप्शन स है दोस्तों इसका सही उत्तर। चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों प्रश्न
ये आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी दोस्तों कि मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों का समाविष्ट किया गया है। तो उपयुक्त कथन, ये कथन आपके डिकेन और पिट्स द्वारा दिया गया। ऑप्शन अ है दोस्तों इसका सही उत्तर। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों, हंटिंगटन ने मानव भूगोल को कितने वर्गों में बांटा है? तो ये दिए बांटा है दोस्तों आपके 2 वर्गों में। पहला है दोस्तों आपके भौतिक दशाएं, तीसरा है दोस्तों आपके मानवीय अनुक्रिया या मानवीय दशाएं। तो ये 2 वर्गों में बांटा है हंटिंगटन महोदय ने मानव भूगोल को। तो अ ऑप्शन है इसका सही उत्तर। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता नहीं है? अब नहीं है, कौन से फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता? तो आपके ब्लांस तो है, ब्रूनस भी है, डिमांजिया भी है, रिटर महोदय नहीं है, ये है जर्मनी से। कहाँ से दोस्तों? जर्मनी से। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि ऐसे पर्सन ही आपको परीक्षा में फंसाएंगे। अब फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हमें पूछा है, तो हमें तो दोस्तों फ्रांसीसी क्या, भारत के भूगोलवेत्ताओं के बारे में भी पता नहीं है, तो फ्रांसीसी का दोस्तों कैसे पता होगा? तो ऑप्शन द है हमारे दोस्तों इसका सही उत्तर। आगे सारणी में दोस्तों चर्चा करेंगे कि जिन जिन देशों के जो जो भूगोलवेत्ता हैं, ये है आपके सारणी कि जिन जिन देशों के जो भूगोलवेत्ता हैं उनके बारे में। क्योंकि दोस्तों ये सारणी आपकी इम्पोर्टेंट यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, कितने भी स्टार लगाओ इस पर, ये तो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब ब्रिटेन के भूगोलवेत्ता है यहाँ पर है आपके जर्मनी के भूगोलवेत्ता, यहाँ पर आपके फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता, और यहाँ पर अमेरिका के आपके भूगोलवेत्ता। क्योंकि दोस्तों ये पर्सन, ऐसे पर्सन आपको फंसा देंगे आपके एग्जाम में, तो इसका थोड़ा दोस्तों ध्यान में रखिएगा। ब्रिटेन के भूगोलवेत्ता की बात करें तो ये है दोस्तों आपके रॉबर्टसन। क्या है दोस्तों यहाँ पे, ये थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पे, रॉबर्टसन। और दूसरे हैं मैकिंडर, तीसरे दोस्तों आपके रॉक्सबी और फ्लूअर, ये आपके ब्रिटेन के हो गए। और जर्मनी की बात करें दोस्तों तो जर्मनी के आपके हम्बोल्ट, दूसरे कार्ल रिटर, पेसेल और रिच्टोफेन, और दोस्तों फेडरिक रेटजेल, ये है दोस्तों आपके जर्मनी के। और फ्रांस की बात करें फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता की, तो विडोल्डी और विडोल्डी ब्लांस, ये पूरा एक ही नाम है दोस्तों। और जीन ब्रून्स, दी मार्थोन, डिमांजिया फ्रेम, ये डिमांजिया फ्रेम भी दोस्तों एक ही नाम है। और अमेरिका के भूगोलवेत्ताओं की बात करें तो एलन सैम्पल, हंटिंगटन, कार्ल सावर और ग्रिफिथ टेलर। तो इनका दोस्तों थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इनसे देश से संबंधित प्रश्न भी आपको पूछ सकते हैं, तो इनका दोस्तों थोड़ा ध्यान में रखिएगा। क्योंकि दोस्तों आप बोर्ड के जो 12th की बोर्ड के एग्ज़ाम हुए थे उसमें भी दोस्तों शायद ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं आपके कि इनमें से कौन सा है जो आपके जर्मनी के या फिर फ्रांस के नहीं है या फ्रांस के है। तो आपके दोस्तों लैब असिस्टेंट परीक्षा में भी दोस्तों आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, तो इनका दोस्तों थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सारणी है। इसका लिंक दोस्तों आपको पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी टेलीग्राम पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, इतने ही पर्सन थे आपके, लगभग कितने 11 पर्सन पढ़े, और जो सारणी है उसको मिलाएं तो आपके इससे और 4 से 5 पर्सन बन सकते हैं। और दोस्तों और भी पर्सन बनते थे, लेकिन इसकी दोस्तों हम चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि दोस्तों ये भूगोल, मानव भूगोल के दोस्तों बेसिक है, परिभाषाएं आदि है, तो बेसिक है। इनकी परिभाषाओं के बारे में दोस्तों हम पहले यानी भूगोल के 11th की जो क्लास थी हमारे, उसमें दोस्तों हम चैप्टर 1 में दोस्तों पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। तो इनसे इतने ही पर्सन बनते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है आपके। तो उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों आज आपके ये 4था चैप्टर था, तो देखिए दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं हमारे जल्दी नए चैप्टर में ऐसे ही कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।